बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज से 2 दिन के लिए भारत के शहर दिल्ली में G20 ममालिक की कॉन्फ्रेंस हो रही है। आज की रिपोर्ट में हम आपके सामने रखेंगे कि इस कॉन्फ्रेंस के क्या मकासद हैं, ये फोरम कब और कैसे तश्कील पजीर हुआ और अब तक इसकी तरफ से क्या कुछ किया गया है और भारत में किस तरह से मेहमानों का इस्तकबाल किया जा रहा है, दिल्ली में क्या सूरत हाल है, किस तरीके से उसको सजाया गया है, किस तरीके से सिक्योरिटी फराहम की गई है और मेहमानों के लज्जत काम-ओ-दहन के लिए क्या क्या इंतजाम किए गए हैं, कौन कौन से ममालिक इसमें शिरकत कर रहे हैं और किन ममालिक के सरबराहान की तरफ से शिरकत से इनकार किया गया है। इजलास में अमेरिका, रूस, चीन, इंडिया, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, जनूबी कोरिया, मैक्सिको, सऊदी अरब, जनूबी अफ्रीका, तुर्की, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन शामिल हैं। G20 के सदर के तौर पर इंडिया की तरफ से बांग्लादेश, मिस्र, नाइजीरिया, मुत्तहिदा अरब अमारात, अमान, सिंगापुर, नीदरलैंड, स्पेन और मॉरिशस को मेहमान के तौर पर मदऊ किया गया है। इजलास में रूस और चीन के सदूर शिरकत नहीं कर रहे। 2 रोज़ तक जारी रहने वाले इजलास के मौके पर दिल्ली को खूबसूरती से शुरका के शायान शान सजाया गया है। पूरे शहर को सिक्योरिटी के हिसार में दे दिया गया है। शहर में जगह जगह G20 के बड़े बड़े बैनर लगाए गए हैं। हवाई अड्डे से लेकर कन्वेंशन सेंटर तक सड़क के दोनों तरफ ग्रुप G20 के मुल्कों के परचम लहरा दिए गए हैं। थोड़ी सी नज़र डालते हैं G20 की तारीख पर। G20 एशियाई मुआशी बहरान के बाद 1999 में कायम किया गया था। इब्तदाई सालों में इसके इजलास में रुकन ममालिक के वज़राए ख़जाना और सेंट्रल बैंकों के गवर्नर शरीक हुआ करते थे, लेकिन 2007 के आलमी मुआशी बहरान के बाद इसे सरबराही इजलास में तब्दील कर दिया गया। इसका पहला सरबराही इजलास 2008 में वाशिंगटन में मुनक्कद हुआ। G20 का सरबराही इजलास हर साल एक बार होता है। इसकी सरबराही बारी बारी सभी रुकन ममालिक के पास आती है। आइंदा इजलास की सरबराही ब्राज़ील के पास होगी। इस ग्रुप की ताकत का अंदाज़ा ऐसे लगाया जा सकता है कि दुनिया की मईशत का 85% GDP और 75% आलमी तिजारत इन्हीं मुल्कों के हाथों में है। ये ममालिक दुनिया की 2/3 आबादी की नुमाइंदगी करते हैं। वैसे तो इस ग्रुप का मकसद मुआशी निज़ाम के मुख्तलिफ पहलुओं और मसाइल पर गौर करना था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें देर पा तरक्की, सेहत, ज़राअत, तवानाई, माहौलियाती तब्दीली और इंसदाद बदउनवानी जैसे मामलात भी शामिल होते गए। इजलास में जो भी फ़ैसले होते हैं उन पर रुकन ममालिक अमूमन अमल करते हैं, लेकिन वो कानूनी तौर पर इन फ़ैसलों पर अमल के पाबंद नहीं होते। ये इक़्तिसादी तौर पर ताकतवर मुल्कों का ग्रुप है, इसलिए यहाँ किए गए फ़ैसले आलमी तिजारत पर भी बहुत हद तक असरअंदाज हो सकते हैं। इन फ़ैसलों का आलमी सतह पर गहरा असर पड़ता है और इक़्तिसादी बहरान में ये ग्रुप इज्तिमाई तौर पर कदम उठाने में कारगर साबित होता है। G20 के सरबराही इजलास को उस वक्त कामयाब माना जाता है जब इजलास के इख्तिताम पर इत्तफ़ाक़ राय से मुश्तरका बयान जारी हो। इत्तफ़ाक़ राय पैदा करने की ज़िम्मेदारी मेज़बान मुल्क की होती है। इस वक्त यूक्रेन की जंग के सवाल पर रूस और चीन एक तरफ और मगरबी ममालिक दूसरी जानिब खड़े हैं। इसलिए शायद चीन और रूस के सरबराहान की तरफ से इजलास में शिरकत से इनकार या फिर अगर इनको नरम अल्फाज में कहा जाए तो गुरेज किया गया है। इन हालात में दिल्ली के सरबराही इजलास में मुश्तरका बयान के लिए इत्तफ़ाक़ राय पैदा करना वज़ीर आज़म मोदी के लिए एक बड़ा चैलेंज होगा। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने इजलास में चीन के सदर शी जिनपिंग के न आने पर मायूसी का इजहार किया था। उन्होंने तशवीश ज़ाहिर की थी कि चीन और रूस इजलास में इत्तफ़ाक़ राय बनाने के हवाले से मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। कहा जाता है कि G20 कॉन्फ्रेंस में दिल्ली में 1.25 लाख एहलकार तैनात किए गए हैं। तमाम सरकारी और गैर सरकारी स्कूल और सारे के सारे दफातर बंद हैं। ये इजलास कामयाब होता है और कितना कामयाब होता है ये एक अलग बहस है, लेकिन नरेंद्र मोदी की तरफ से मेहमानों के काम-ओ-दहन के लिए जो भी मुमकिन हो सकता था वो उन्होंने करने की कोशिश की है। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि सरबराही कॉन्फ्रेंस में आने वाले मंदूबीन न सिर्फ दुनिया के सुलगते हुए मसाइल और इक़्तिसादी मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे, बल्कि वो हिंदुस्तानी लज़ीज़ पकवानों से भी लुत्फ़ अंदोज़ हो सकेंगे। मरकज़ी हुकूमत ने सरबराहान ममलकत की बेगमात और ख़वातीन नुमाइंदों को जदीद तर्ज़ पर तैयार करदा
قدیم ہندوستانی پکوانوں کا ذائقہ لینے کے لیے مدعو کیا ہے۔ انڈین کونسل آف ایگریکلچرل ریسرچ پوسا میں مہمانوں کو نہ صرف موٹے اناج کے پکوانوں کا ذائقہ لینے بلکہ انہیں تیار کر کے عالمی تھالی میں پیش کرنے کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ اس کے لیے پوسا لائیو کوکنگ ایریا بنایا گیا ہے۔ دنیا کے 3 نامور باورچیوں کنال کپور، اجے چوپڑا اور انامیتا ڈھونڈی کو قدیم موٹے اناج خصوصاً جوار، باجرہ، راگی وغیرہ سے پکوان تیار کرنے کے لیے خصوصی طور پر بلایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ITC گروپ کے 2 شیف کش ماتھر اور نکیتا کے ساتھ ہی کچھ دیگر ساتھیوں کو بھی اپنے فن کا مظاہرہ کرنے کے لیے دعوت دی گئی ہے۔ ناظرین، آپ کے سامنے ہم نے یہ مختصر سی رپورٹ رکھی جس میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے پوری دنیا کے بڑے بڑے ممالک کے بڑے بڑے سربراہان دہلی میں آئے، دہلی میں موجود ہیں، ان کی آؤ بھگت کی جا رہی ہے، اور یہ سارے انتظامات، سیکیورٹی کے انتظامات، شہر کو سجایا جانا، یہ کہاں پہ ہو رہا ہے؟ بالکل اس کے قریب میں، جہاں پہ لوگوں کے انسانی حقوق سلب کر لیے گئے ہیں، بچے محفوظ ہیں، خواتین محفوظ ہیں، نہ ہی بوڑھے محفوظ ہیں۔ چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ کشمیریوں کے ساتھ ایسا سلوک کیا جا رہا ہے جیسا جانوروں کے ساتھ کوئی ظالم بھی نہیں کرتا۔ کیا کانفرنس میں کشمیر اور کشمیریوں کے بارے میں کوئی بات ہوگی؟ اب تک تو یہ ایجنڈے میں شامل نہیں ہے۔ اگر کشمیری یا پاکستان کی حکومت اس حوالے سے تھوڑا سا فعال ہو جائے تو ہو سکتا ہے کہ ایجنڈے پر نہ صحیح لیکن اجلاس کے دوران کشمیر کا تذکرہ ضرور آئے۔ جب تذکرہ آئے گا تو پھر مزید پیش رفت بھی ہوگی۔ ہمارے سامنے ایک آرٹیکل ہے غلام نبی فائی صاحب کا، یہ امریکہ میں ہوتے ہیں۔ کشمیر کاج کے لیے ان کو قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کرنا پڑی۔ انہوں نے عین موقع پر آرٹیکل لکھا ہے کہ کشمیر کے حوالے سے اسی اجلاس میں شامل ہونے والے کچھ سربراہان کی طرف سے کشمیر کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور کچھ ایسے ممالک بھی ہیں جن کے سربراہان آج وہاں پہ موجود نہیں ہیں لیکن ان کی طرف سے بھی کشمیریوں کی بات کی گئی تھی۔ غلام نبی فائی صاحب کشمیر اویئرنیس فورم کے سیکرٹری جنرل ہیں۔ ان کے آرٹیکل کا لنک ہم ڈسکرپشن میں دینے کے ساتھ ساتھ اس کو ہم نے اپنی ویب سائٹ shafaq.com پر بھی شائع کیا ہے، وہاں پہ جا کر بھی آپ ان کا آرٹیکل پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس امید کے ساتھ اجازت دیجیے کہ کشمیریوں کا تذکرہ G20 کانفرنس میں ہوگا اور کشمیریوں کے زخموں پر کسی حد تک مرہم رکھی جا سکے گی۔ اللہ حافظ۔